अस्सलाम वालेकुम। एबीएन स्टूडियो से मैं हूं हस्साम हैदर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा फरमाई। आपको बताएं कि जिंदा पाकिस्तानी तो खुद को गैर महफूज समझते ही थे, अब मुर्दे भी महफूज नहीं रहे। चोरों ने आखिरी आरामगाह को भी नहीं बख्शा। कोट मोमिन में चोरों ने कब्रों की बेहुरमती करके मुर्दों की हड्डियां निकाल लीं। कब्रों की बेहुरमती का वाकया कोट मोमिन में पेश आया है। चोरों ने 1 दर्जन से ज्यादा कब्रों की बेहुरमती की है। इलाका मकीनों का कहना है कि गिरोह ने कमसिन बच्चों समेत बड़ों की कब्रें खोदी हैं और हड्डियां निकाल कर ले गए। वाक़े के बाद इलाके में खौफ व हिरास फैल गया है। थाना लक्सियां के इलाके में 1 हफ्ते में ये दूसरा वाकया है। 7 दिन कबल भी अहमदवाला में कब्रों की बेहुरमती की गई थी। पुलिस मुलजिमान को पकड़ने में नाकाम है। नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 1 हफ्ता कबल भी थाना लक्सियां के इलाके अहमदवाला में इसी तरह का वाक़या पेश आया। FIR दर्ज कराने के बावजूद मुलजिमान आज़ाद घूम रहे हैं। जिंदा पाकिस्तानी तो खुद को गैर महफूज समझते ही थे, अब मुर्दे भी गैर महफूज हो गए हैं। कोट मोमिन में चोरों ने कब्रों की बेहुरमती करके मुर्दों की हड्डियां निकाल ली हैं। 1 हफ्ता कबल भी थाना लक्सियां के इलाके अहमदवाला में कब्रों की बेहुरमती की गई थी। FIR दर्ज करवाने के बावजूद मुलजिमान आज़ाद घूम रहे हैं। जिंदा पाकिस्तानी तो खुद को गैर महफूज समझते ही थे, अब मुर्दे भी महफूज नहीं रहे। साबिक सेनेटर आजम सवाती FIA साइबर क्राइम सेंटर से वापस रवाना। आजम सवाती को 11 घंटे तक FIA सेंटर में बिठाने के बाद घर जाने की इजाज़त दे दी गई। साइबर क्राइम ने आजम सवाती को FIA सेंटर से रवाना किया। आजम सवाती बगैर मीडिया से गुफ्तगू किए रवाना हो गए हैं। आजम सवाती अदालती हुक्म पर FIA सेंटर में इंक्वायरी में शामिल हुए थे। जमान मुगल लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। जमान मुगल, आजम सवाती वापस रवाना हो गए हैं? जी बिल्कुल। मुतनाज़ा ट्वीट के हवाले से आजम सवाती को आज साइबर क्राइम रिपोर्टिंग सेंटर G13 में तलब किया गया था और दिन 12 बजे के करीब वो वहां पर पहुंचे थे और 11 घंटे उनको वहां पे बिठाया गया, उनसे सवाल जवाब किए गए और रात 11 बजे के करीब उनको जो है वो जाने की इजाजत दी गई। और इस दौरान जो है उनकी फैमिली, उनके वकला जो है, उन्होंने ये शिकवा किया था कि 3 घंटे के बाद उनका राब्ता आजम सवाती से मुनक़ता हो गया था और उनको किसी किस्म की इजाजत भी नहीं मिल रही थी। और बाद मुतअद्दिद बार उनके वकला ने मुलाकात की कोशिश की और कुछ सामान भी उनको अंदर भिजवाया, लेकिन साइबर क्राइम के ऑफिशियल जो उन्होंने वो सामान लेकर उन्हें तसल्ली दे दी कि सामान उन तक पहुंच जाएगा, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो सकती है। और उसके बाद लाहौर से कुछ मेहमान आए थे जिन्हें आजम सवाती के साथ मुबैना तौर पर मुलाकात की इजाजत दी गई और उस मुलाकात के बाद रात 11 बजे आजम सवाती जो है उनको जाने की इजाजत दी गई। और इस दौरान जो PTI के वकला हैं उनकी तरफ से ये कहा गया कि अगर आजम सवाती को नहीं जाने दिया जाएगा तो हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू करेंगे। आजम सवाती की फैमिली की तरफ से ये शिकवा भी सामने आया कि PTI के सीनियर वकला भी उनके साथ इदारे यकजहती के लिए रिपोर्टिंग सेंटर नहीं पहुंचे और ना ही PTI की क़यादत में से कोई भी ऐसी शख्सियत वहां पे आई थी कि जिसका नाम कोई काबिल जिक्र, इवन न कोई कारकुन वहां पर आया था। और आजम सवाती की फैमिली जो है वो PTI की क़यादत, उनके वर्कर्स और वकला जो PTI की लीगल टीम है उससे भी नाला नजर आए थे। जी, नाला नजर आए थे। आजम सवाती को FIA साइबर क्राइम सेंटर से वापसी की इजाजत मिल गई है। जमान मुगल, आप हमें अपडेट कर रहे थे। साबिक DG ISI जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद पर इल्जामात की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी गई है। कमेटी के सरबराह पाक फौज के मेजर जनरल होंगे। ज़राए के मुताबिक फैज़ हमीद के खिलाफ टॉप सिटी के हवाले से इल्जामात की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी आला अदलिया और वजारत दिफा के अहकामात की रोशनी में कायम की गई है। साबिक DG ISI पर हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का इल्ज़ाम है। आला सतह की कमेटी इल्जामात का जायज़ा लेकर रिपोर्ट मुरतब करेगी। इल्जामात साबित होने पर कमेटी साबिक DG ISI के खिलाफ अपनी सिफारिशात पेश करेगी। दुबई और अबू धाबी का हशर नशर करने के बाद मगरिबी हवाओं का नया सिलसिला बलूचिस्तान में बरस पड़ा। बलूचिस्तान में बारिश के एक और सिलसिले ने तबाही मचा दी। पाक ईरान सरहदी इलाकों में नदी नालों में तुग़यानी, गवादर पसनी, जिवानी में तूफानी हवाओं के साथ बादल बरसे। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, तेज हवा से घरों पर लगे सोलर पैनल उड़ गए। गवादर समेत देही इलाकों में मूसलाधार बारिश से पानी घरों में दाखिल। पानी को निकालने के लिए PDMA, ज़िला इंतजामिया गवादर और बल्दिया की टीमें मंजर से गायब। शदीद बारिश से पलेरी के मुकाम पर रेले की वजह से सड़क बैठ गई। सरबंदन में कच्चे मकानात समेत 4 दीवारें मुनहदिम हो गई हैं। पशीन में हिफाजती बंद बह गया। डब कांजई का पुल भी मुतासर। जैकबाबाद में भी शदीद बारिश से बिजली की फराहमी मअतल। कराची में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में शाम से बारिशें शुरू हो जाएंगी। मगरिबी हवाएं बलूचिस्तान से कराची में दाखिल होंगी। कराची में जुमेरात तक हल्की और तेज बारिशें मुतवक्के हैं। बारिश के साथ गरज चमक, आंधी भी चलेगी।
कराची में बारिश की पेशगोई। मेयर कराची ने रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी। कराची वाटर कॉरपोरेशन ने बारिश से निपटने के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए। तमाम अहम शाहराहों और डीप एरियाज में मशीनें पहुंचा दी गई हैं। पंपिंग स्टेशंस को बिजली की अदम फराहमी की सूरत में जनरेटर्स की मदद से रवां रखा जाएगा। अपडेट करेंगे आपको। मुत्तहिदा अरब अमारात में बारिशों का 75 साला रिकॉर्ड टूट गया। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। तूफ़ानी बारिश के बायस एयरपोर्ट्स और अमाराती एयरलाइंस का निज़ाम शदीद मुतासर हुआ। सैकड़ों बैनुल-अक़वामी परवाजें मनसूख कर दी गईं। दुबई और शारजा से पाकिस्तान के लिए 40 परवाजें भी मनसूख हुई हैं। गैर मामूली बारिशों के बायस दुबई की शाहराहें सैलाब के पानी से भर गईं। UAE की सरकारी मीडिया के मुताबिक 1949 में रिकॉर्ड के बाद ये सबसे ज्यादा बारिश थी। बारिशों की वजह से दुबई में होने वाली मिडल ईस्ट एनर्जी 2024 नुमाइश मुलतवी कर दी गई। नुमाइश में 90 ममालिक की 1300 से ज्यादा कंपनीज ने हिस्सा लेना था। तिजारती मराकिज और तालीमी इदारे बंद थे। एक दिन में इतनी बारिश जितनी मुत्तहिदा अरब अमारात ने 75 साल में देखी नहीं थी। तूफानी बारिशों ने शारजा, अबू धाबी समेत मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासतों में 75 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया। शदीद बारिशों और जालाबारी के बाद हुक्काम ने रेड अलर्ट जारी कर दिया। बारिशों और जालाबारी के बाद वसी इलाके और सड़कें पानी में डूब गईं। शारजा की कई सड़कें बारिश के बाद नहरों में तब्दील हो गईं। अजमान में भी तूफानी बारिशों ने निज़ाम ज़िंदगी मुअत्तल कर दिया। शेख ज़ैद रोड के मुतादिद हिस्से बंद कर दिए गए। शदीद ट्रैफिक जाम के बायस गाड़ियों की कतारें लग गईं। दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा के सामने पानी जमा हो गया। दुबई एयरपोर्ट से सैकड़ों परवाजें मुअत्तल हो गईं। पाकिस्तान आने वाली भी मुतादिद परवाजें मनसूख कर दी गईं। दुबई की रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने आवाम को गैर ज़रूरी सफ़र ना करने की हिदायत की है। हुकाम ने एमरजेंसी के पेश नज़र सरकारी दफातर को घर से काम करने की हिदायत की है। तालीमी इदारों में तातील और ऑनलाइन क्लासेस की हिदायत की गई है। अमाराती महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिश का सिलसिला बुध तक जारी रह सकता है। ओमान तूफानी बारिशों की जद में आ गया। बारिशों से अब तक 18 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वालों में ज्यादा तादाद तलबा की है। ओमान में शदीद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। बड़ी तादाद में शहरी सैलाब में बहकर लापता हो गए। रेस्क्यू ने तलाश शुरू कर दी। हुकाम का कहना है कि हलाक होने वालों में 9 तालिबे इल्म भी शामिल हैं। हुकाम के मुताबिक बारिश और सैलाब से मस्कत समेत ओमान के 6 इलाके ज्यादा मुतासर हुए हैं। सिविल डिफेंस टीमों ने सैलाब के दौरान स्कूल में फंसे 1200 तलबा को रेस्क्यू किया। आगे बढ़ें और बात करेंगे सियासी मंजरनामे की। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को तोशाखाना गाड़ियों से मुतालिक रेफरेंस में क्लीन चिट दे दी है। नैब ने एहतसाब अदालत से साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को बरी करार देकर इस्तदा की है कि इसको खत्म कर दिया जाए। इस्लामाबाद से जमशेद कादिर रिपोर्ट कर रहे हैं। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों से मुतल्लिक रेफरेंस की समाअत की। दौरान समाअत नैब ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को शामिल तफ्तीश करने से मुतल्लिक अदालती अहकामात पर अमल दरामद रिपोर्ट जमा कराई। रिपोर्ट में नैब का कहना था कि सऊदी अरब हुकूमत की जानिब से गाड़ी इस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को तोहफे में दी गई। नवाज शरीफ ने तोहफे में मिली गाड़ी को तोशाखाना में जमा करवा दिया। बाद तोहफे में मिली गाड़ी को वफाकी ट्रांसपोर्ट पोल में शामिल कर लिया गया था। साल 2008 में इस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रजा गिलानी ने नवाज शरीफ को गाड़ी खरीदने की ऑफर की। नवाज शरीफ ने गाड़ी तोशाखाना से नहीं बल्कि वफाकी ट्रांसपोर्ट पोल से खरीदी। नवाज शरीफ ने गाड़ी की कीमत की अदायगी जाली बैंक अकाउंट से नहीं की। नवाज शरीफ को जब गाड़ी तोहफे में मिली तब इन्होंने गाड़ी को तोशाखाना में जमा कराया। जब खरीदी तो इस वक्त गाड़ी तोशाखाना का हिस्सा नहीं थी। नायब ने रिपोर्ट में इस्तदा की है कि अदालत नवाज शरीफ को तोशाखाना रेफरेंस से खारिज या बरी करार दे सकती है। दौरान समाअत नवाज शरीफ की जानिब से इनके प्लेटर राना मोहम्मद इरफान, जबकि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और अनवर मजीद की जानिब से अरशद तबरेज एडवोकेट अदालत के रूबरू पेश हुए। वकील अरशद तबरेज ने मौक़िफ़ अपनाया कि आसिफ अली जरदारी को 5 साल के लिए सरदारती इस्तिस्ना हासिल है। शरीक मुल्ज़मान अब्दुल गनी मजीद और अनवर मजीद पर भी केस नहीं चल सकता। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आइंदा समाअत पर इसको देख लेते हैं। अदालत ने केस की समाअत 7 मई तक के लिए मुलतवी कर दी। मेरी बीवी की तबीयत खराब है, डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंडोस्कोपी टेस्ट नहीं करवाया जा रहा। बानी पीटीआई कहते हैं 6 साल से मेरी बीवी बीमार नहीं हुई, 4 हफ्ते से बीमार है, मुकम्मल तिब्बी मुआयना कराया जाए। 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत के इख्तिताम पर बानी पीटीआई का अडियाला जेल में जज नासिर जावेद राना से मुकालमा।
کہا میری بیوی کی صحت کا معاملہ سیریس ہے، اس کے ٹیسٹ کروانے کا حکم دیا جائے، ظاہری معائنے سے کچھ معلوم نہیں ہو سکتا، ٹیسٹ ہوں گے تو حقائق سامنے آئیں گے، مجھے پتا ہے اس سب کے پیچھے کون ہے، حکومت سے خطرہ ہے، حکومتی ڈاکٹروں پر اعتماد نہیں کر سکتے، عدالت ڈاکٹر عاصم کو طلب کرے ان سے بشرا بی بی سے متعلق رائے لے۔ جج ناصر جاوید رانا نے جمعرات کو 12 ڈاکٹر عاصم یونس سے بشرا بی بی کے طبی معائنے کا حکم دے دیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر خان نے کہا ہے کہ اس وقت ملک میں جنگل کا قانون بھی ہے اور بانی پی ٹی آئی کے جیل ٹرائل میں پبلک اور میڈیا کا ہونا ضروری ہے، اس غیر قانونی ٹرائل کو عدالت کے سامنے رکھیں گے۔ سرکاری گواہوں نے تسلیم کیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی وجہ سے کیس میں کسی کا نقصان نہیں ہوا، ان کی کوشش ہے کہ میڈیا کو کیسز کی سماعت سے دور رکھیں۔ القادر ٹرسٹ کیس کی سماعت کے دوران میڈیا کو ایک لفظ بھی نہیں سنائی دے رہا تھا۔ بانی پی ٹی آئی نے بہاول نگر واقعے پر بات کی، ان کا کہنا تھا کہ ملک میں جنگل کا قانون نہیں چلے گا۔ ایک جیل ٹرائل ہے جو چل رہا ہے، جس میں پبلک اور میڈیا کا ہونا ہر حالت میں ضروری ہے۔ آج میڈیا کو 3 کمروں کے پیچھے رکھا گیا تھا اور ان کے اپنے گواہوں نے ایڈمٹ کیا ہے کہ نہ خان صاحب کی وجہ سے اسٹیٹ کا لاس ہوا ہے، نہ خان صاحب کی وجہ سے ان کا کوئی فائدہ ہوا ہے اس کیس اور اس پروسیڈنگ سے اور اس کے سبجیکٹ میٹر سے۔ جو گواہ آ رہے ہیں، یہ اس گھبراہٹ سے کہ عوام کو پتہ چلے گا کہ یہ ایک بیس لیس کیس ہے، یہ ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا کیس ہے، ان کی کوشش ہے کہ میڈیا کو دور کر لے۔ بہاول نگر والے واقعہ پہ شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ یہ اس بات کے ثبوت ہے کہ اس ملک میں اب جنگل کا قانون ہے۔ محمد شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس منعقد ہوا، کابینہ نے 9 نکاتی ایجنڈے کی منظوری دے دی۔ وزیراعظم نے تمام وزراء اور بیوروکریٹس کو متنبہ کیا کہ سعودی سمیت غیر ملکی سرمایہ کاری منصوبوں کے کسی بھی مرحلے میں ناقص کارکردگی، نااہلی، سستی، غفلت اور تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی۔ کابینہ نے سیکریٹری ایویشن کی جانب سے بروقت سمری جمع نہ کرانے پر برہمی کا بھی اظہار کیا۔ اسلام آباد سے جاوید شہزاد رپورٹ کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں کابینہ نے احتساب عدالتوں کی ری آرگنائزیشن، فیڈرل ڈرگ انسپیکٹر کی تقرری، وزارت سمندر پار پاکستانیز اور وزارت قطر لیبر کے مابین مفاہمت کی یادداشت، وفاقی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی 5 سالہ پالیسی اور قومی ادارہ برائے ماڈرن سائنسز کا بل منظور کر لیا، جبکہ ECC کے فیصلوں کی بھی توثیق کر دی۔ وزیر اعظم نے ابتدائی گفتگو میں کابینہ کو عید الفطر کی مبارکباد پیش کی اور رمضان المبارک کی برکتوں کے طفیل پاکستان کے لیے ترقی و خوشحالی کی دعا کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سعودی وفد کے دورے سے پاکستان میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے مشکور ہیں کہ میرے حالیہ دورے کے بعد ان کی خصوصی دلچسپی کے تحت سعودی وفد نے پاکستان کا دورہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ اور متعلقہ حکام کی سعودی وفد کے کامیاب دورے کے لیے کاوشوں کی پذیرائی کرتے ہوئے کہا کہ سعودی وفد پاکستانی وزراء اور حکام کی تیاری سے متاثر ہوا اور سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان ال سعود نے اس کا برملا اظہار کیا۔ سعودی وفد کے دورے کے نتیجے میں پاکستان میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری ہوگی۔ تو ناظرین آپ کو بتائیں کہ کسی اور بات پر اتفاق رائے ہو یا نہ ہو، عوام مانے یا نہ مانے، ایک چیز پر پاکستان کے تمام حکمرانوں اور سیاستدانوں کا اتفاق ہے کہ پاکستان نازک موڑ سے گزر رہا ہے۔ جب سے ہوش سنبھالا ہے حکمرانوں سے یہی سنتے آئے ہیں کہ ملک نازک موڑ سے گزر رہا ہے۔ اب اس نازک موڑ نے عالمی سطح پر بھی توجہ حاصل کر لی ہے، اور وہ کیسے، جانیں گے اس رپورٹ میں۔ پاکستان آزادی کے 76 برس مکمل ہونے کے باوجود بھی انتہائی نازک موڑ سے گزر رہا ہے، اور یہ نازک موڑ اتنا طویل ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ 1947 میں برطانیہ سے آزادی حاصل کرنے کے بعد سے ملک میں موجود مسلسل سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے اب ملک کو سنگین معاشی بحران کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے حکمرانوں کا کہنا ہے کہ ملک انتہائی نازک موڑ سے گزر رہا ہے۔ ملک میں اس وقت کمر توڑ مہنگائی، بھاری بھرکم یوٹیلیٹی بلز، بھاری ٹیکسز، کرپشن اور بڑھتے ہوئے بیرونی قرضوں نے عام آدمی کی زندگی کو اجیرن بنا رکھا ہے۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ معاشی بحران کے باوجود بھی ملک کی طاقتور اشرافیہ اور سیاسی رہنماؤں کے بیرون ملک اثاثے بڑھ رہے ہیں اور ان کے لیے کوئی نازک موڑ نہیں۔ پاکستان کی موجودہ صورتحال نے غیر ملکی تعلیمی اداروں کی خصوصی توجہ حاصل کر لی ہے، اور انہوں نے مستقبل میں اپنے طلباء کو پاکستان کی نازک موڑ والی صورتحال کیس سٹڈی کے طور پر پڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کیس سٹڈی کا عنوان پاکستان ایٹ 75
When will the end? नाजुक मोड़ होगा, जिसे रवा साल हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के स्प्रिंग सेशन में दाखिला लेने वाले तलबा को पढ़ाया जाएगा। इस केस स्टडी के उन्वान में लफ्ज नाजुक मोड़ का इस्तेमाल किया गया है क्योंकि ये वो लफ्ज है जो मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम, मुसलसल और तेजी से बढ़ते हुए माशी मसाइल को बयान करने के लिए सियासतदानों की जानिब से बार बार इस्तेमाल किया जाता है। आपको बताएं कि बानी पीटीआई को डील के ऑफर होने की बात में कोई हकीकत नहीं है। पीटीआई वाले डील करने के लिए दस्तयाबी बयानात के जरिए जाहिर करते रहते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की एबीएन न्यूज़ के प्रोग्राम में गुफ्तगू बोले, मेरा नहीं ख्याल कि बानी पीटीआई को डील की कोई ऑफर हुई है। बानी पीटीआई की लीडरशिप मार्केट में रहने की कोशिश ज़रूर कर रही है। बातचीत तो हर वक्त की जा सकती है, सियासत में दरवाजे बंद नहीं किए जाते। ये बानी पीटीआई की रिवायत थी कि उसने दरवाजे बंद किए। बड़ी जगह फ़ौज की निगरानी में हमने मुख्तलिफ कानून साजी पर उनसे बातचीत की। बराह रास्त उन्होंने हमारे साथ किसी सूरत में भी बैठना गवारा ना किया। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई ऑफ़र हुई है। मार्केट में रहने की कोशिश ज़रूर पीटीआई की लीडरशिप कर रही है कि जिस तरह माजी में उन्होंने सौदे किए, पिछली 10-15 साल की सियासत में मुख्तलिफ लोगों के साथ 2002 से लेके ऑनवर्ड्स, तो उस किस्म का कोई सौदा उनका हो जाए तो उनको तो इस किस्म की कोई हिचकिचाहट या कोई शर्म तो नहीं होती। माजी में भी वो सौदे करते रहे हैं, तो सिर्फ वो सौदा बेचने के लिए अपने जो है वो अपना कोई डील करने के लिए अवेलेबिलिटी इस बयानात के ज़रिए जो है ज़ाहिर करते रहते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें कोई हकीकत कोई नहीं है। देखें, बातचीत तो हर वक्त की जा सकती है, सियासत में दरवाजे बंद नहीं किए जाते। ये इमरान खान की रवायत थी कि उसने दरवाजे बंद किए, बावजूद इस बात के कि हमने बहुत से इनिशिएटिव्स लिए और बड़ी जगह जो है फ़ौज की जो है वो आर्बिट्रेशन में या फ़ौज की निगरानी में जो है हमने नेगोशिएशंस उनसे की मुख्तलिफ लेजिस्लेशंस के ऊपर। डायरेक्टली उन्होंने हमारे साथ किसी सूरत में भी बैठना जो है गवारा ना किया, लेकिन हम हाज़िर हैं। एहतजाज करना उनका जो है वो हक़ है। एहतजाज जो है वो भी एक कानूनी और आइनी हक़ है और जमहूरियत की रूह है। अगर कोई किसी इशू के ऊपर वो इशू गलत है या सही है, वो एहतजाज करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि पीडीएम के बाद पीडीएम 2 का तजर्बा किया जा रहा है। मुल्क मज़ीद तजर्बात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुल्क को मज़ीद अंधेरों में ना धकेला जाए। इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर मीडिया टॉक में वज़ीर आला ने कहा कि बानी पीटीआई ने कहा है कि पाकिस्तान के लिए बैठने के लिए तैयार हूँ। नवाज के बारे में मैं क्या कहूँ, टिकटॉक के ऊपर हुकूमत चल रही है, सारा दिन टिकटॉक चल रही है, टिकटॉकों के ऊपर जो है कारकर्दगी चल रही है। ऊपर से मसला ये है कि पंजाब में एक तो वज़ीर आला वो बैठी है, तर्जुमान उसकी एक और बैठी है। अब औरतों को मैं क्या जवाब दूँ, मर्दों की बचा नहीं है इनके पास। मैं ये कहूँगा कि अवाम की खिदमत करो, ये टिकटॉके बनाकर अवाम को हेल्थ कार्ड दो। हमने पंजाब में भी हेल्थ कार्ड दिया था, आपने बंद कर दिया है। अवाम को हेल्थ कार्ड चाहिए, अवाम को हेल्थ कार्ड दो। बाकी वही फैसला करो, वही हुक्म जारी करो जिस पे अमल दरामद करा सको। हमने की है, हमने रोटी मज़ीद सस्ती की है, 50 से भी कम पैसों में हम रोटी दे रहे हैं। इंशाअल्लाह मैं उस पर अमल दरामद करा के दिखाऊंगा। इख्तलाफात या मायूसी, नवाज शरीफ का वफाकी हुकूमत से लाताल्लुक़ रहने का फैसला, तमाम तर तवज्जो पंजाब पर मरकूज रखेंगे। नवाज शरीफ के करीबी ज़राए का कहना है कि नवाज शरीफ पीडीएम की 1.5 साला हुकूमत से खुश नहीं थे और मौजूदा वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी से भी सख्त मायूस हैं। ज़राए का ये भी दावा है कि नवाज शरीफ विफाक में हुकूमत बनाने के हक़ में ही नहीं थे, जबकि शहबाज शरीफ का विफाक में हुकूमत बनाने पर इसरार था। मुस्लिम लीग नून के ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमात और उनके साथ होने वाले सलूक पर भी खामोशी इख्तियार किए हुए हैं, जो इस बात का पेश खैमा है कि आने वाले दिनों में मुस्लिम लीग नून में इख्तलाफात में शिद्दत नजर आएगी। सिंध काबीना में तोसी 8 नए वज़रा ने हलफ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने नए वज़रा से हलफ ले लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने भी शिरकत की। हलफ उठाने वाले वज़रा में जाम इकरामुल्लाह खान, धारेजो मोहम्मद अली मलकानी, मखदूम महबूब जमान, दोस्त मोहम्मद रहमू, शाहिद अब्दुलसलाम तहीम, रियाज हुसैन शाह शराजी, शाहीना शेर अली और मीर तारिक अली तालपुर शामिल हैं। मैं सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नियत से पाकिस्तान का हामी वफादार रहूँगा।
پی ٹی آئی کا شیر افضل مروت کے سعودی عرب سے متعلق بیان سے لا تعلقی کا اعلان۔ پی ٹی آئی نے شیر افضل مروت کے بیان کو ان کی ذاتی رائے قرار دے دیا۔ ترجمان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ شیر افضل مروت کے رجیم چینج آپریشن میں سعودی عرب کے کردار سے متعلق خیالات سے مکمل لا تعلقی کرتے ہیں۔ شیر افضل مروت کے خیالات پی ٹی آئی کی حکمت عملی یا موقف کی غمازی نہیں کرتے۔ سعودی عرب پاکستان کے نہایت قریبی اور بااعتماد برادر اسلامی ممالک میں شامل ہے۔ سعودی حکومت اور عوام سے پاکستان کے تعلقات کو بانی پی ٹی آئی اور قیادت قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی اور سعودی ولی عہد کے درمیان احترام اعتماد کا رشتہ قائم ہے۔ تحریک انصاف دونوں ممالک کے قریبی اشتراک اور بھائی چارے کے فروغ کی خواہاں ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا نے کہا ہے کہ 9 مئی کے کیسز جلد اپنے منطقی انجام تک پہنچ جائیں گے۔ جن کے جرائم سنگین نوعیت کے نہیں تھے انہیں عدالتوں سے ریلیف مل گیا۔ متحدہ اپوزیشن کی کمپنی چلانے والی نہیں ہے۔ تحریک انتشار میں آپس میں اختلافات ہیں، وہ اپنی ہی صفوں میں اتحاد اور اتفاق پیدا نہیں کر سکے۔ رانا ثناء اللہ اور جاوید نے گزارش کی ہے کہ وہ پارٹی کے اندر رہ کر اختلاف رائے کریں۔ امید ہے کہ یہ 9 مئی والے کیسز جو ہیں جلد اپنے منطقی انجام تک پہنچیں گے، اور سپریم کورٹ نے بھی دیکھیے نا، جو کم سزاؤں والے لوگ تھے جن کی جرم اتنا بڑا نہیں تھا، اس حوالے سے فہرست بھی طلب کی تھی اور اس پہ احکامات بھی جاری کیے تھے۔ تو یہ تو آپس کی جو پھوٹ ہے تحریک انتشار کے اندر، وہ جب اپنی ہی صفوں میں اتحاد و اتفاق پیدا نہیں کر سکے تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ اپوزیشن کی تحریک کو زور پکڑ پائے گی۔ اور میری تو ان سے یہ التماس ہوگی کہ پارٹی کے اندر بہت گنجائش موجود ہوتی ہے اختلاف رائے کی، تو کیمرے کے سامنے پارٹی کی پالیسی بیان کرنی چاہیے اور کیمرے کے پیچھے پارٹی کی پالیسی سے اختلاف رائے کرنا چاہیے۔ یہ ایک بہتر طریقہ ہے اس چیز کو۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے سینیٹر شہری رحمان کو سینٹ میں پارلیمانی لیڈر نامزد کر دیا۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کی سینیٹر شہری رحمان کو پارلیمانی لیڈر نامزدگی پر مبارکباد۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے امید کا اظہار کرتے ہوئے کہا، سینیٹر شہری رحمان ایوان بالا کی قانون سازی میں اہم کردار ادا کرتی رہیں گی۔ ہاؤس آف فیڈریشن ملک کے مسائل پر پالیسی سازی میں اہم فورم ہے۔ سینیٹر شہری رحمان اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر عوامی مسائل کو اجاگر کریں گی۔ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر اپیل پر وکیل سلمان صفدر کے بعد ایف آئی اے پروسیکیوٹر حامد شاہ کے دلائل شروع۔ پیر کے روز بھی ایف آئی اے پروسیکیوٹر دلائل جاری رکھیں گے۔ دیکھتے ہیں اسلام آباد سے ابراہیم عباسی کی یہ رپورٹ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے سائفر کیس اپیلوں پر سماعت کی۔ ایف آئی اے پراسیکیوٹر حامد علی نے اپنے دلائل کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ شاہ محمود قریشی، اعظم خان اور اسد عمر بھی گفتگو میں شامل ہیں۔ ایف آئی اے نے اپنی ٹیکنیکل رپورٹ میں بتایا کہ یہ گفتگو کیا ہے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ سلمان صفدر نے سوال اٹھایا تھا کہ وزارت خارجہ کی جگہ وزارت داخلہ نے کیوں شکایت درج کرائی۔ سائفر کا معاملہ تو وزارت خارجہ کا تھا۔ حامد شاہ نے بتایا کہ سیکرٹری داخلہ نسیم کھوکر کی شکایت کے بعد انکوائری شروع کی گئی۔ انکوائری میں معلوم ہوا کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے سیکشن 5 کی خلاف ورزی کی گئی۔ عدالت نے استفسار کیا کہ آپ دلائل کے لیے کتنا وقت لیں گے۔ پروسیکیوٹر نے بتایا کہ ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا، کوشش کروں گا کم وقت لوں۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ ہم نے سلمان صفدر کو وقت دیا تھا، آپ کو بھی دیں گے۔ عدالت نے کیس کی سماعت 22 اپریل تک ملتوی کر دی۔ اڈیالہ جیل راول پنڈی میں کمرہ عدالت کا نقشہ تبدیل کر دیا گیا۔ کمرہ عدالت میں 3 شیشے اور لکڑی کی دیواروں کی اونچائی 9 فٹ کر دی گئی۔ اڈیالہ جیل میڈیا باکس میں کوریج کے لیے نئے ایس او پیز کا حکم نامہ چسپاں کرا دیا گیا ہے۔ ایس او پیز کے مطابق میڈیا بانی پی ٹی آئی اور وکلاء سے کمرہ عدالت میں سوال نہیں کر سکے۔ مطابق سوال کرنے والے میڈیا نمائندگان کو کمرہ عدالت سے باہر نکال دیا جائے گا اور ان کے دوبارہ جیل داخلے پر پابندی ہوگی۔ میڈیا باکس میں کیمرہ بھی نصب کر دیا گیا ہے۔ پرویز الہی کی پیمز اسپتال سے جیل منتقلی کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں اہلیہ قیصرہ الہی کی درخواست پر سماعت۔ عدالت نے پرویز الہی کو اسپتال یا اڈیالہ جیل سے کہیں بھی دوسری جگہ بغیر اجازت منتقل کرنے سے روک دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ارباب محمد طاہر نے درخواست پر سماعت کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پرویز الہی کا باقاعدہ علاج جاری رکھنے کا حکم دیا ہے۔ عدالت نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل سے 19 اپریل تک تفصیلی رپورٹ طلب کر لی ہے۔ عدالت نے حکم دیا ہے کہ ای ڈی پیمز بھی آئندہ سماعت پر عدالتی معاونت کے لیے افسر کو نامزد کریں۔ پنجاب کی وزیر اطلاعات اسماء بخاری نے کہا ہے کہ جب سے مریم نواز وزیر اعلیٰ بنی ہیں وہ جس کام کا اعلان کرتی ہیں تو باقی صوبے اس کی نقل کرتے ہیں اور ہمیں اس بات کی خوشی ہے کیونکہ وہ سب کا کام عوام کی بھلائی کے لیے ہوتا ہے۔ مریم نواز کو عوام اور عام آدمی کی فکر ہے، انہیں فکر ہے کہ عام آدمی کو سستی روٹی ملنی چاہیے۔ پوری انتظامیہ اس وقت فیلڈ میں موجود ہے اور
सस्ती रोटी और नान को यकीनी बनाया जा रहा है। अज़मा बुखारी ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने आज तक नहीं बताया कि आवाम के लिए क्या कर रहे हैं। बैरिस्टर सैफ से पूछूंगी, आपको मालूम नहीं कि सेहत कार्ड नवाज शरीफ का प्रोजेक्ट है या नवाज शरीफ ने लॉन्च किया था? हमारे 3 दफ़ा के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर साहब मियाँ नवाज शरीफ साहब हों, वो हो मरीम नवाज शरीफ साहिबा हों, वो उनको आम आदमी की रोटी से कंसर्न है। एक तरफ ऐलान कर रहे हैं कि हम भी एयर एम्बुलेंस खरीदेंगे, मरीम नवाज शरीफ की नकल करते हुए, बहुत अच्छी बात। दूसरी तरफ कह रहे हैं एयर एम्बुलेंस की ज़रूरत ही नहीं है, सेहत कार्ड होना चाहिए। ओ भाई, अकल नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है, अल्लाह के फजल से आपके पास दोनों ही नहीं है। आम आदमी की जो सस्ती रोटी है उसको मेक श्योर करने के लिए जो काम किए जा रहे हैं, जो इक़दाम किए जा रहे हैं, मेरे साथ फूड मिनिस्टर साहब मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये अपनी चीफ मिनिस्टर की जो है वो बाकायदा तमाम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए इस वक्त पूरी इंतज़ामिया फील्ड में मौजूद है। सीएम साहिबा की डिक्शनरी में नहीं हो सकता का लफ्ज़ नहीं है और ख़ास तौर पे वो काम जो आम आदमी की बेहतरी के लिए हैं, आम आदमी को रिलीफ देने के लिए हैं, उस पर इफ़ एंड बट्स नहीं हो सकते। बैरिस्टर सैफ साहब जो हैं, अगर आप ये इतने नालायक जो लोग हैं, ये जो अपने दौरे हुकूमत में इतने जाली रस्तू जो है इतने कामयाब होते, तो फिर जो है अपने दौर में यूक्रेन से, चीनी और मिस्र से जो है ना वो आपको गंदम ना मंगवानी पड़ती। आगे बढ़ें और आपको बताएं, रावलपिंडी नान बाई एसोसिएशन के मरकजी सदर की रिहाई के लिए दी गई 24 घंटे की डेडलाइन मुकम्मल हो गई है। तंदूर मालिकान का मरकजी सदर शफीक कुरैशी की रिहाई तक शटडाउन हड़ताल का फैसला सामने आया है। ज़राए के मुताबिक आज से रावलपिंडी इस्लामाबाद के तंदूर बंद रहेंगे। जुड़वां शहरों के 10,000 तंदूर मालिकान शटडाउन करेंगे। इंतजामिया इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई है। तंदूर चलाना मुश्किल हो चुका है। मालिकान का कहना है कि मरकजी सदर की रिहाई तक मुकम्मल शटडाउन रखेंगे। समाजी राबते के प्लेटफॉर्म एक्स की बंदिश के खिलाफ दरखास्तों पर सिंध, पेशावर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। वजारत दाखिला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब जमा कराते हुए कहा है कि दरखास्त गुजार का कोई बुनियादी हक सल्ब नहीं हुआ। दरखास्त को इब्तदाई मराहिल में ही खारिज कर दिया जाए। वजारत दाखिला ने अपने जवाब में मजीद कहा है, और क्या कहा है जानेंगे इस रिपोर्ट में। समाजी राबते के प्लेटफॉर्म एक्स की बंदिश, वजारत दाखिला का एक्स बंद करने का बाकायदा एतराफ। रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा दी। अपनी रिपोर्ट में वजारत दाखिला का कहना है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का शिद्दत पसंदाना नजरियात और झूठी मालूमात की तरसील के लिए बेदरगे इस्तेमाल किया जा रहा है। शेर पसंद नासिर की जानिब से अमन अमान की खराबी और अदम इस्तेहकाम को फरोग देने के लिए एक्स को बतौर आला इस्तेमाल किया जा रहा है। एक्स की बंदिश का मकसद आजादी इजहार राय या मालूमात तक रसाई पर कदगन नहीं, बल्कि कानून के मुताबिक इसका जिम्मेदाराना इस्तेमाल है। वजारत दाखिला शहरियों के मुहाफिज और कौमी इस्तेहकाम की जिम्मेदार है, इसलिए इकदाम करना पड़े। वजारत दाखिला ने मजीद कहा कि एक्स पाकिस्तान में रजिस्टर्ड ना ही पाकिस्तानी कवानीन की पासदारी के मुआहदे का शराकतदार है। वजारत दाखिला का कहना है कि एक्स की जानिब से हुकूमत पाकिस्तान के अहकामात की पासदारी नहीं की गई। इस बिना पर एक्स पर पाबंदी लगाना जरूरी था। FIA साइबर क्राइम विंग ने एक्स से चीफ जस्टिस के खिलाफ प्रोपेगेंडा वाले अकाउंट्स बंद करने की दरख्वास्त की, तहम एक्स हुकाम ने इसको नजरअंदाज किया। एक्स हुकाम का दंतावन आर्जी बंदिश का जवाज है। हुकूमत के पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं। सिंध हाई कोर्ट में भी एक्स की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत हुई। चीफ जस्टिस डिप्टी अटॉर्नी जनरल पर बरहम हुए। उन्होंने कहा कि हमें शर्मिंदगी होती है कि हमारे ऑर्डर पर अमल दरामद नहीं होता। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम फिर भी आपको मौका दे रहे हैं, इस पर वाज़ेह जवाब जमा कराएं, क्योंकि बंदिश है, इतना मामूली सा मामला है, सब दुनिया आपकी बातों पर हंसती है। पेशावर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत और PTA को दोबारा नोटिस जारी करते हुए फरीकैन से आइंदा समाअत पर जवाब तलब कर लिया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की MIGA के एग्जीक्यूटिव नायब सदर हिरोशी मातोनो से मुलाकात हुई है। वज़ीर ख़जाना ने गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब करने में MIGA की मुसलसल हिमायत को सराहा है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में इक़्तिसादी सलाहियत, सरमायाकारी के माहौल और सरमायाकारों के एतमाद को बढ़ाने के इक़दामात पर तबादला ख़याल किया गया। वज़ीर ख़जाना ने कोरियन सरमायाकार कंपनी के मसाइल हल करने की यकीन दहानी करा दी। अमरीकी इदारा बराए बैनुल-अक़वामी तरक्की ने $10 मिलियन की 4 साला पाकिस्तान क्लाइमेट फाइनेंसिंग सरगर्मी का आगाज़ कर दिया है, जिसका मकसद पाकिस्तान में पायदारी और मौसमियाती लचक को बढ़ाना है। प्रोग्राम का आगाज़ अमरीका पाकिस्तान ग्रीन अलायंस के फ्रेमवर्क में बयान करदा मकासद को पूरा करने की तरफ एक अहम पेशरफ्त है। इस्लामाबाद में मुनक़िद लॉन्चिंग तकरीब में नुमाया अफराद ने शिरकत की, जिनमें हुकूमती नुमाइंदों के साथ साथ निजी शोबों के नुमाइंदों, तरक्याती शराकतदारों और मालियाती शोबे में पाकिस्तान के फैसला साज भी शामिल थे।
शुरका से खिताब में USAID की डिप्टी मिशन डायरेक्टर ने कहा कि मुझे यकीन है पाकिस्तान क्लाइमेट फाइनेंसिंग एक्टिविटी मौसमियाती लचक के शोबे में मौजूद खला को पुर करेगी और मौजूदा ज़रूरियात को पूरा करेगी। कहा पाकिस्तान क्लाइमेट फाइनेंसिंग एक्टिविटी उभरती हुई मार्केटों में मौसमियाती सरमायाकारी को बढ़ाने के लिए USAID के आलमी फ्लैगशिप इक़दाम से हम आहंग है। इक़दाम का मकसद सरकारी और निजी दोनों शोबों की सरमायाकारी से फ़ायदा उठाना है ताकि मौसमियाती लचक और मफादियत के लिए पाकिस्तान की सलाहियत को मजबूत किया जा सके। दुबई में पाकिस्तानी सफीर फैसल न्यास तिरमिज़ी ने कहा है कि तरक्की पजीर ममालिक में तवानाई की मुंतकली को तेज़ करने के लिए फाइनेंसिंग और सरमायाकारी को मुतहरिक करने के लिए बैनुल-अक़वामी ताउन को बढ़ाया जाना चाहिए। फैसल न्यास तिरमिज़ी ने अबू धाबी में इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी इस्लामी के लिए 14वीं इजलास के इनेकाद को सराहते हुए कहा है कि दुनिया मौसमियाती तब्दीली और उसके असरात से निमटने के लिए तवानाई के मनाज़िर में तेज़ी से तब्दीली देख रही है। मौसमियाती तब्दीली इंसानी सेहत और आलमी मईशत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से 5वें सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले मुल्कों में से एक है। पाकिस्तान 2030 तक पन बिजली समेत साफ काबिल तजदीद ज़राए का हिस्सा कम अज़ कम 60% तक ले जाने का इरादा रखता है। पाकिस्तानी सफ़ीर ने इस बात पर जोर दिया है कि तवानाई की आलमी मुंतकली मुनसिफाना, जामे और मसावी होनी चाहिए।